Good morning, students. So let us continue with our new lesson, that is origin and evolution of life. So in origin and evolution of life, what we have studied in my last lecture, क्या पढ़ा है? So in last lecture we studied about the different theories of protobiogenesis. Yes, what is protobiogenesis? So it is the origin of life on earth. Yes, प्रोटोबायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है दैट इज नोन एज द प्रोटोबायोजेनेसिस. सो लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्रोटोबायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि प्रोटोबायोजेनेसिस मतलब क्या है, कैसे होता है, और उसके लिए अलग अलग हमने थ्योरीज पढ़ी है. ओके, सो डिफरेंट थ्योरीज में पहली वाली जो थ्योरी थी इट वाज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. देन कॉस्मोजॉइक थ्योरी के बारे में आपको पढ़ाया, अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. लेकिन जो सारी थ्योरीज आपको पढ़ाई उसमें से कोई भी थ्योरी प्रोटोबायोजेनेसिस को मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इस कंसेप्ट को टोटली 100% सेटिस्फाई नहीं कर पाई है. So we have started studying a new theory in a detail which is known as the chemical evolution of life. Yes, ये जो नई theory हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, क्या नाम है इस theory का? So it is known as chemical evolution of life. So in last lecture I explained you that the scientist Haeckel proposed this theory, but Oparin and Halden they both developed the theory according to the chemical evolution of life. What these scientists wants to suggest us? So these scientists are suggesting us that there are chemical reactions between chemical molecules which took over thousands of years or a longer period of time and resulted in complex molecules. तो क्या बताती है ये थ्योरी हमें कि बहुत सारे साल तक, बहुत सारी सालों तक, आप पकड़ लो हजारों, लाखों, मिलियन, बिलियन सालों तक क्या हुआ है कि अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन होते रहा और इन केमिकल मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूअस कांस्टेंट रिएक्शन से ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे तैयार हुए या फिर लिविंग प्रॉपर्टीज, लिविंग सेल्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं. समझ में आया? तो ये कैसे हुआ? हजारों साल तक, लाखों साल तक जो ये प्रोसेस चलती आई है, ये प्रोसेस में क्या क्या इवेंट हुए, ये इवेंट हमें रफली यहाँ पर थोड़ी डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ने हैं. समझ में आया आप लोगों को? पढ़ना क्या है? हजारों लाखों सालों तक अर्थ पर किस तरीके से केमिकल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन हुई है एंड किस तरीके से लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है. ओके, और ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को रिवाइज करने के लिए इजी जाना चाहिए, इसीलिए सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे कंसेप्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने नोट्स के फॉर्म में तैयार करके रखे हैं. ओके, सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. First point in this chemical evolution of life is the origin of Earth and its primitive atmosphere. Yes, how protobiogenesis started? Earth पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई? इसके भी पहले क्वेश्चन क्या आता है? अर्थ कहाँ से आई है? From where the Earth has came into existence? Okay, how it is being formed? So एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमिटेयर. क्या नाम था साइंटिस्ट का? जॉर्ज लेमिटेयर. ओके, सो ये जॉर्ज लेमिटेयर जो साइंटिस्ट थे इन द ईयर 1931. सो 1931 के ईयर में जॉर्ज लेमिटेयर ये साइंटिस्ट ने एक थियोरी दी है एंड थियोरी इज नोन एज बिग बैंग थियोरी. क्या नाम है थियोरी का? बिग बैंग थियोरी. सो ये बिग बैंग थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? दैट देयर वाज अ ह्यूज नहीं बोलेंगे हम, ह्यूज ये वर्ड भी बहुत छोटा हो जाएगा इस कंसेप्ट के लिए. सो देयर वाज अ टाइटैनिक एक्सप्लोजन. टाइटैनिक मतलब ह्यूज से भी बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा, आपकी इमेजिनेशन से भी बड़ा.
So according to this scientist George Lemaitre, there was, क्या हुआ है, टाइटैनिक एक्सप्लोजन, एंड द टाइटैनिक एक्सप्लोजन क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। तो एक टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ और उस टाइटैनिक एक्सप्लोजन से ये पूरा यूनिवर्स जो है ये तैयार हुआ है, ये पूरा यूनिवर्स जो है ये एग्जिस्टेंस में आया है। ओके, समझ में आया आप लोगों को हाउ दिस यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस? So it is because of a titanic explosion which is explained by the Big Bang theory. अब बिग बैंग थ्योरी के बहुत डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें अर्थ पे लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है उसके बारे में पढ़ना है। तो बस याद रखो टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ, ये यूनिवर्स तैयार हुआ, एंड यू नो दैट आवर यूनिवर्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज। इस यूनिवर्स में हजारों लाखों अलग अलग गैलेक्सीज हैं। अवर गैलेक्सी इज दी मिल्की वे गैलेक्सी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी जो सोलर सिस्टम है ये एक पार्ट है। सो इन दिस मिल्की वे गैलेक्सी आवर सोलर सिस्टम इज वन ऑफ दी पार्ट। एंड इन अवर सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारी सोलर सिस्टम है, उसमें एक सोलर सिस्टम हमारी है, एंड उस सोलर सिस्टम में एक बहुत ही छोटा सा प्लेनेट मतलब अर्थ। So compared with the universe, the earth is a very 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 small element. Clear? So origin of universe कितने साल पहले हुआ है? So it is about 20 billion years ago. कौन सी गैलेक्सीज? हजारों गैलेक्सी तैयार हुई है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? So it is मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में अलग अलग सोलर सिस्टम मिलेंगी, उसमें हमारी सोलर सिस्टम है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम का जो मेन प्लैनेट है सन, सो सन से टूट के ब्रेक होके एक टुकड़ा अलग हुआ है। फ्रॉम सन द पीस ऑफ मास, द पीस ऑफ एनर्जी get broken down and separated, and the piece was nothing but the hot it is the just mixture of hot gases, clouds, different elements, and सिंपल आप ये बोल सकते हैं आग का गोला। हमारा जो सन है वो सन से टूट के एक आग का गोला अलग हुआ जिसमें बहुत सारी आग है, बहुत सारे हॉट गैसेस है, क्लाउड्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सचर था। और ये जो हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग फायर है इसे नाम दिया गया नेब्यूला। क्या बोला था हमने? सो मिल्की वे गैलेक्सी में जो अर्थ है, अर्थ कब ओरिजिनेट हुई है? सो इट वाज बिफोर 4.6 बिलियन ईयर एगो। कब हुआ है वो अर्थ का ओरिजिन? बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। और जैसे कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया कि जब अर्थ इनिशियली तैयार हुई है, इट वॉज द आग का गोला, हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग फायर कंटेनिंग डिफरेंट गैसेस, एलिमेंट्स, क्लाउड्स, और इस मिक्सचर को बोला जाता है नेब्यूला। ओके, सो अर्थ को इनिशियली क्या नाम दिया गया था? नेब्यूला। अर्थ को हमने स्टार्टिंग में बोला है नेब्यूला। देन अब इस नेब्यूला में क्या हुआ? जैसे जैसे अर्थ सन से दूर जाती गई वैसे वैसे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते गया। इनिशियली तो जैसे आग का गोला था, बट धीरे धीरे इस आग के गोले का जो टेम्परेचर है वो और ज्यादा कम होते गया। थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा वहां पर हुआ है कंडेंसेशन एंड कूलिंग। दी हॉट गैसेस एंड एलिमेंट्स दे गेट कंडेंस्ड एंड कूल। सो डिफरेंट एलिमेंट्स का कंडेंसेशन हुआ, उनका कूलिंग हुआ और स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ। अर्थ की जो अलग अलग लेयर है, ये अर्थ की अलग अलग लेयर, सॉलिड लेयर तैयार हुई है। सबसे पहले तो ये आग का गोला था, गैसेस का गोला था, ओके, बट धीरे धीरे यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, कूलिंग हो रहा है, और जो एलिमेंट्स कभी गैसियस फॉर्म में थे अभी वो सॉलिड बनते जा रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो अगर हम अर्थ की लेयर की बात करेंगे, सो अर्थ के सेंटर के हिस्से को बोलते हैं अर्थ कोर, और बाहरी हिस्से को बोला जाता है अर्थ सरफेस।
The central part is earth core and the outer part is the earth surface. तो जो सेंटर का पार्ट है जिसे कि हम नाम देते हैं अर्थ कोर. सो अर्थ कोर कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक आयरन और निकेल. आयरन, निकेल ऐसे एलिमेंट्स अर्थ के कोर का हिस्सा बन गए हैं. ऐसे एलिमेंट्स अर्थ के सेंटर में जाके बैठ गए हैं. कौन गया है अर्थ के सेंटर में? आयरन एंड निकेल. सो आयरन, निकेल ये अर्थ के सेंटर में जाकर के फिक्स हो गए. अब अर्थ का सरफेस, अर्थ का जो बाहरी हिस्सा है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स गए हैं? सो हेवी एलिमेंट लाइक आयरन एंड निकेल दे फॉर्म द कोर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ. बट लाइटर एलिमेंट, जो एलिमेंट्स लाइटर है लाइक हेलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन. लाइटर एलिमेंट्स में कौन कौन आ रहा है? हेलियम आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है. तो ये सारे लाइटर एलिमेंट्स है. ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाएंगे. एक्सक्यूज मी. सो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाएंगे एंड अर्थ का सरफेस बनाएंगे. तो लाइटर एलिमेंट्स ने अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाया, अर्थ का सरफेस बनाया है, और हेवी एलिमेंट्स ने बना दिया है अर्थ का कोर. समझ में आया ये? सो ये जो एटमॉस्फेयर वहां पे तैयार हुआ, इनिशियली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर तैयार हुआ आफ्टर कंडेंसेशन एंड कूलिंग, सो दैट इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज रिड्यूसिंग टाइप बिकॉज नो फ्री ऑक्सीजन वाज देयर. अर्थ के इनिशियल एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन ना होने की वजह से उस एटमॉस्फेयर को बोला जाता है रिड्यूसिंग टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर. यस. और आज का एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग टाइप. आज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडाइजिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर बोलेंगे. उस वक्त में अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था इट वाज रिड्यूसिंग टाइप ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज नो फ्री ऑक्सीजन वाज अवेलेबल. समझ में आया पहला पॉइंट? तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और उसका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे था. नाउ our second point is formation of simple compounds like ammonia, methane and water. सबसे पहले कौन से कंपाउंड्स तैयार हुए हैं? ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, हेलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में थे, अर्थ के सरफेस पर थे. इनके बीच में रिएक्शन हुई है एंड रिएक्शन से तैयार हुए हैं सिंपल कंपाउंड. सो इसीलिए सेकेंड पॉइंट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मीथेन एंड वाटर. क्या क्या तैयार हुआ है? अमोनिया, मीथेन एंड वाटर. तो ये कैसे तैयार हुआ? देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सरफेस पर एलिमेंट्स थे. हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इवन सल्फर वाज आल्सो देयर. सल्फर भी था. तो ये सारे एलिमेंट्स जो है उसमें से सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्ट होने वाला जो एलिमेंट है इट वाज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था जो कि हर किसी के साथ में रिएक्ट होके कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी को शो करता था. सो हाइड्रोजन वाज वेरी एक्टिव एलिमेंट. इट रिएक्टेड विथ कार्बन टू फॉर्म मीथेन. हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्टिव था तो कार्बन के साथ रिएक्ट होकर के मीथेन तैयार किया. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के वाटर तैयार किया. नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर अमोनिया तैयार किया. सल्फर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन सल्फाइड तैयार हुए. समझ में आया ना? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव. यस, ये बहुत एक्टिव था. सो इट रिएक्टेड टू फॉर्म. कार्बन के साथ क्या बनाया? मीथेन. नाइट्रोजन के साथ क्या बनाया? अमोनिया. ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है? वाटर. सल्फर के साथ में क्या बनाया है? हाइड्रोजन सल्फाइड. बट द प्रॉब्लम वॉज ऑल दीज कंपाउंड्स वेयर इन गैसियस फॉर्म इनिशियली. स्टार्टिंग में जब ये कंपाउंड्स तैयार हुए, ये कंपाउंड्स कैसे थे? दे वेर इन द गैसियस फॉर्म. यस, ये कंपाउंड गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में थे. क्यों? क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा था. फिर धीरे धीरे जैसे अर्थ का टेम्परेचर और डिक्रीज होते गया, कूल डाउन होते गया,
वैसे वैसे जो H2O था, स्टीम बोलेंगे हम, पानी की भाप जिसे हम बोलते हैं, ओके। सो जो स्टीम था H2O, इट वॉज कंडेंस्ड इनटू वाटर। तो स्टीम का कन्वर्जन वाटर में हुआ बिकॉज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वेयर वॉज डिक्रीज्ड, ओके। सो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, तो डिक्रीज होने की वजह से द स्टीम कंडेंस्ड इनटू वाटर एंड द वाटर फॉर्म्स हेवी रेन, ओके। सी स्टीम जो है ये कंडेंस्ड हुआ किसमें, वाटर में, एंड इट रिजल्टेड इनटू द हेवी रेन। समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट का नाम है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये जो कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताए हैं, हाइड्रोजन रिएक्टिव था तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O तैयार हुआ। बट ये सारे कैसे थे, स्टार्टिंग में गैसियस फॉर्म में। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कम हुआ, अर्थ और कूल डाउन होते गया, वैसे वैसे इन गैसेस का कंडेंसेशन हुआ, स्टीम का कंडेंसेशन होके वाटर बना और अर्थ पे पहली बारिश। जस्ट इमेजिन दैट इवेंट, कि क्या इवेंट रहा होगा। वो एक गर्म आग का गोला था जिस पर बहुत हेवी रेन आई है। स्टीम का इतने लार्ज अमाउंट में कंडेंसेशन हुआ कि वो जो हेवी रेन है, उस हेवी रेन ने इस अर्थ के बंजर वाले सरफेस पर बहुत सारी वाटर बॉडीज तैयार करके दी। रिवर, स्ट्रीम्स, लेक, सीज, इवन ओशियन। यस, नदी वगैरह तो ठीक है, बट जो समुंदर, महासागर, ओके, ह्यूज ओशियन, डिफरेंट टाइप ऑफ दी सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम, ये सब कुछ, ये सारी वाटर बॉडीज अर्थ पे तैयार हुई है, ओके। तो ये सारी वाटर बॉडीज जो अर्थ पे जो तैयार हुई है, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट रेन। सो अर्थ पे जो पहली बारिश आई थी, फर्स्ट रेन, उस फर्स्ट रेन से ये सारी वाटर बॉडीज तैयार हुई। और अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हो गए, उस वाटर में डिसॉल्व हो गए। समझ में आया? जो स्टार्टिंग में गैसियस फॉर्म में थे, बाद में ये सारे कंपाउंड्स जो है, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, दे गेट डिसॉल्व इन दैट रेन वाटर। ये रेन वाटर में डिसॉल्व हो गए। यहां तक समझ में आया आप लोगों के? ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ है देखो, उस टाइम पे वहां पे ओजोन वाला लेयर नहीं था। ओजोन वॉज नॉट देयर, ओजोन तैयार ही नहीं हुआ था क्योंकि फ्री ऑक्सीजन था ही नहीं। तो ओजोन तैयार नहीं हुआ, इसीलिए जो यूवी रेज थे, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, सन से आने वाले यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पर आ रहे थे। तो ये एक तरह का एनर्जी सोर्स था उस वक्त अर्थ के लिए। सो सन से डायरेक्ट आने वाली यूवी रेज, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। कौन से रेडिएशन? एक्स रेज, गैमा रेज, ये अलग अलग टाइप के रेडिएशंस। इसके अलावा लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना। देखो अभी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इट इज वेरी वेरी स्टेबल। अभी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये बहुत ही स्टेबल है। का मतलब क्या है? तो अभी हम जानते हैं कि यहाँ पर सीजन डिवाइड हो चुके हैं, रेनी सीजन, उसके बाद समर सीजन, विंटर सीजन, ये डिवाइड हो चुके हैं। बट उस वक्त अर्थ पे कोई सीजन डिवाइड नहीं हुआ था। तो कभी भी लाइटनिंग, थंडरिंग, स्टॉर्मिंग, रेनिंग, ये कभी भी होता था। जैसे अभी बहुत कड़क धूप है, 2 मिनट के अंदर अंदर एकदम बिजली कड़क के बहुत हेवी बारिश हो जाएगी, फिर से कड़क धूप आ जाएगी। तो ये सारे इवेंट्स जो थे वो वहां पर रैंडमली होते रहते थे। इसीलिए मैंने बोला लाइटनिंग। तो अर्थ पे डायरेक्ट आने वाले यूवी रेज, उसके बाद में रेडिएशंस, उसके बाद में लाइटनिंग, ये सारा उस वक्त के लिए था एनर्जी सोर्स। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एनर्जी सोर्सेस, ये जो एनर्जी सोर्सेस थे, इन एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शंस हुई है। किसके बीच में रिएक्शन हुई? ये जो कंपाउंड है ना, मीथेन, अमोनिया, H2O, H2S वगैरह, इनके बीच में क्या हुई है? डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, अलग अलग रिएक्शंस हुई है इनके बीच में। एंड इन रिएक्शन से तैयार हुए सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब रहता है स्मॉल,
तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। तो एनर्जी सोर्सेस मैंने बोला, सो विच वेयर द एनर्जी सोर्सेस, यूवी रेज, रेडिएशंस, लाइटनिंग। ओके, इन एनर्जी सोर्सेस के प्रेजेंस में कौन कौन रिएक्ट हुआ है, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर, ये हुई है रिएक्ट। एंड रिएक्शंस में भी कौन कौन सी रिएक्शंस इनके बीच हुई है, तो इनके बीच में रिएक्शंस हुई है जैसे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, डिटेल में नहीं है आपको ये कि कंडेंसेशन कैसे हुआ, पॉलीमराइजेशन कैसे हुआ, ओके, बट यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर दी टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो कौन कौन सी रिएक्शंस हुई है, प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है एंड ऑक्सीडेशन हुआ है। और इन सारे कंपाउंड्स के बीच में ये सारी रिएक्शंस होके सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, सिंपल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार हुए, जैसे कि मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब आप जानते हैं शुगर, ओके, मोनोसैकेराइड तैयार हुआ है। उसके बाद में तैयार हुए अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स तैयार हुए, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। Purines and pyrimidines, these are the cyclic compounds containing nitrogen। तो ये साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन रहता है। एंड आई ऑलरेडी टीच्ड यू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वी हैव लर्न अबाउट दिस प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स में आता है एडेनाइन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में आता है साइटोसिन, उसके बाद में थाइमिन, यूरासिल। ओके, तो ये प्यूरिन, पिरिमिडिन, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त। सो प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स जो कि आगे चल के फैट्स वगैरह बनाते हैं, वो तैयार हो गया। ग्लिसरॉल तैयार हो गया। सो ये सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स उस वक्त में सबसे पहले तैयार हुए हैं। कौन कौन से, मोनोसैकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये स्मॉल स्मॉल वाले छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हुई है, इन दी मीडियम ऑफ वाटर। ये सारी रिएक्शंस वाटर के अंदर में हो रही है और ये सारे मॉलिक्यूल्स जो तैयार हुए दे आर डिसॉल्व इन दी वाटर। ये सारे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। सो हेल्डेन नाम का जो साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया, सो हेल्डेन ने बोला कि उस वक्त में गर्म पानी, यस, पानी का टेम्परेचर ज्यादा ही था। अभी जो पानी का टेम्परेचर रहता है नॉर्मली अर्थ के सरफेस पे, उससे तो उस वक्त का टेम्परेचर ज्यादा ही था। ओके, बिकॉज ओजोन लेयर नहीं था, यूवी रेज और बाकी के रेज डायरेक्ट अर्थ के सरफेस पर आ रहे थे और प्रॉपर अर्थ अभी तक स्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा ही था। सो गर्म पानी के अंदर में ये सारे कंपाउंड्स कैसे थे, डिसॉल्व थे। गर्म पानी के अंदर में ये सारे कंपाउंड डिसॉल्व थे, जिसे कि बोला गया है हॉट डाइल्यूट सूप और प्रिमिटिव ब्रॉथ। क्या बोला है इसे जेबीएस हेल्डेन ने, सो हेल्डेन नेम्ड इट एज हॉट डाइल्यूट सूप। बस ये एक तरह का गरम गरम सूप है, वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से भरा एक गरम गरम सूप था। लेकिन वो सूप पीने के लिए वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था क्योंकि लाइफ की शुरुआत ही नहीं हुई थी, या फिर उसे प्रिमिटिव ब्रॉथ ऐसे भी बोला गया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स तैयार हुए। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हमने पढ़े, इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होंगी आगे और तैयार होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सिंपल वाले मॉलिक्यूल्स में मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल में रिएक्शन होंगी एंड रिएक्शन से होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो एंड मैक्रो। तो क्या तैयार होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल तैयार होगा। So these micromolecules they get colloided, they get aggregated, they get reacted. हॉट डाइल्यूट सूप में घूमते फिरते इन माइक्रोमोलिक्यूल्स का
टकराना, इनका एक साथ आना, इनका रिएक्ट होना, ये सारे इवेंट्स तब होते गए। तो ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ एक दूसरे से टकराते गए, फिर रिएक्ट होते गए और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर में कन्वर्ट होते गए हैं। ओके, सी सो पॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये अलग अलग माइक्रोमोलिक्यूल्स एक साथ जुड़ के इनका चेन तैयार होते गया। जैसे कि अमाइनो एसिड्स हमने यहाँ पे बताया है। सो अलग अलग अमाइनो एसिड दे गेट पॉलीमराइजेस टू फॉर्म प्रोटीन। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते गए हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड का एक दूसरे के साथ रिएक्शन हुआ और अमाइनो एसिड की रिएक्शन से एक लंबा चेन तैयार हुआ है जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन। समझ में आया? हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है कि शुरुआत में जो प्रोटीन्स तैयार हुए, इनिशियली जो प्रोटीन बने, उनको बोला है प्रोटोप्रोटीन। क्या बोला है? प्रोटोप्रोटीन, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो इनिशियल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन वाज प्रोटोप्रोटीन एंड बाद में जो बने वो बने हैं प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ध्यान से सुनो, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन वाज द लैंडमार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ का ओरिजिन है, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ के मतलब पूरे प्रोटोबायोजेनेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, द लैंडमार्क, एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मतलब कौन था? सो इट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का तैयार होना ये सबसे बड़ा इवेंट था। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन्स थे ये एज ए एंजाइम करके बिहेव करने लग गए। प्रोटीन दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन एंजाइम एंड एंजाइम की वजह से जो रिएक्शन हजारों लाखों सालों के अंदर हुई है, इन रिएक्शन का रेट स्पीड अप हो गया। एंजाइम, कैटलिस्ट, आप जानते हैं एंजाइम और कैटलिस्ट दे एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो जैसे प्रोटीन्स तैयार हुए, प्रोटीन्स ने एज एंजाइम करके काम करना चालू किया, वैसे ये जो सारे रिएक्शंस है इनका रेट अपने आप एक्सीलरेट हो गया, स्पीड अप हो गया। क्लियर? यहाँ पर ये समझ में आ गया है आप लोगों के। आगे बढ़ते हैं। तो प्रोटीन तैयार हुए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से तैयार हुई है फैट्स। मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड का पॉलीमराइजेशन होकर तैयार हुआ है पॉलीसैकेराइड। ओके, उसके बाद में मोनोसैकेराइड और प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। मोनोसैकेराइड किसके साथ कंबाइन हुए? मोनोसैकेराइड मतलब शुगर किसके साथ कंबाइन हुआ है? प्यूरिन्स के साथ में या फिर पिरिमिडिन्स के साथ में। और उसने क्या तैयार किया? न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड किसके साथ कंबाइन होते हैं? फॉस्फेट के साथ में, और तैयार होता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे मैंने बहुत डीप आपको नहीं बताया बिकॉज ऑलरेडी न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया गया है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि मोनोसैकेराइड प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ कंबाइन होकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और इसमें फॉस्फेट आ जाता है, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो इनिशियली जो माइक्रोमोलिक्यूल्स बने, ये सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ और कॉम्प्लेक्स वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स तैयार हो गए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो पूरे लाइफ का, हमारे बॉडी का सबसे बेसिक एलिमेंट है, इट इज द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए को बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए आरएनए ये कैसे बना? देखो, अब न्यूक्लियोटाइड तो बन ही गए हैं और हमने डीएनए का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप जानते हैं कि डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं जानते, तो बस आप इतना ध्यान में रखिए कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होकर के डीएनए तैयार होता है। समझ में आया? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनता है? डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स, यस, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच होते जाते हैं। कितने? मिलियंस, लगभग 2 मिलियन न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच होंगे। न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन बनेगी और उस चेन को हम बोलेंगे डीएनए और आरएनए।
तो डीएनए आरएनए तैयार हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, दे एक्वायर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। तो डीएनए तैयार तो हुआ ही है, यस, बट इट ऑल्सो एक्वायर द सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी। उसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी आई है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी आई है का मतलब क्या, तो अगर एक बार डीएनए तैयार हो गया, देन ये डीएनए प्रोटीन्स की या एंजाइम की मदद से अपनी कॉपीज बना सकता था। वो जो पहला डीएनए तैयार हुआ था इस अर्थ पर, वो डीएनए प्रोटीन की या एंजाइम की मदद से अपनी क्या बनाने लग गया, कॉपीज बनाने लग गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे डीएनए की कॉपीज बनना स्टार्ट हो गया। ओके, सो ऐसे करके न्यूक्लिक एसिड तैयार हुए। अब लास्ट वाला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट था, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स और फॉर्मेशन ऑफ प्री सेल्स। प्रोटोबायंट या प्री सेल्स कैसे तैयार हुए हैं, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायंट्स और हाउ द फॉर्मेशन ऑफ प्री सेल्स टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोटोबायंट है या प्री सेल, इसका प्री सेल मतलब सेल के पहले का, सेल के पहले का, सेल के पहले का मतलब क्या है, प्री सेल। तो प्री सेल कैसे बना, उसको ही प्रोटोबायंट भी बोलते हैं। सी, न्यूक्लिक एसिड प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी प्रोटोबायंट। न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारे डीएनए आरएनए अलग अलग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हुए और इस समुन्द्र के अंदर, उस वाटर के अंदर में छोटे छोटे कोलोइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा हम बोलेंगे, छोटे छोटे कोलोइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स तैयार होने लग जाएं, जिनको कि हम बोलेंगे प्रोटोबायंट या फिर प्री सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। These pre cells are again explained by the scientist called Oparin. Oparin नाम का जो साइंटिस्ट है, इस ओपेरिन ने प्री सेल को क्या बोला है, कोअसर्वेट। So these are called coacervates by Oparin. तो ये जो प्री सेल है, ये जो प्रोटीनोइड्स है, इन्हें ओपेरिन नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला है, प्री सेल कोअसर्वेट बोला है। ओके, तो कोअसर्वेट का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से अलग निकल सकते हैं, जिनके अंदर में वाटर घुस नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को अलाउ नहीं करने वाले। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, रीड करिए वहां से कि कोअसर्वेट का मतलब क्या होता है। तो कोअसर्वेट का मतलब है हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स के कॉम्प्लेक्सेस। हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, लिपिड, डीएनए आरएनए, इनका जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम कोअसर्वेट। ये कोअसर्वेट क्या करता है, आजू बाजू से मटेरियल लेते जाता है और बड़ा बनते जाता है। छोटा सा कोअसर्वेट आजू बाजू से प्रोटीन, लिपिड को एब्सॉर्ब करते जाएगा और साइज में बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे साइज में बढ़ेगा, इसके और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन। हमारे बॉडी में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवाइड होते हैं। तो वैसे तब क्या होता था कि ये जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन और लिपिड वाला कोअसर्वेट था, ये कोअसर्वेट आजू बाजू से मटेरियल लेता था, ये अपनी साइज बढ़ाता था और अगेन टुकड़ों में, हिस्सों में बट जाता था या डिवाइड हो जाता था। समझ में आया, तो ये कोअसर्वेट का काम था। दूसरा, दिस प्रोटोबायंट्स आर ऑल्सो नोन एज दी प्रोटीनोइड्स और माइक्रोस्फीयर्स। इस प्रोटोबायंट या फिर प्री सेल को और दूसरा क्या नाम दिया गया है, प्रोटीनोइड्स और माइक्रोस्फीयर बाय द साइंटिस्ट सिडनी। सिडनी नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो प्रोटोबायंट है, ये कोलोइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस है, जिनके अंदर तो डीएनए आरएनए प्रोटीन रहेगा, बट बाहर से वाटर मॉलिक्यूल का कवर है। और उसने ये तक बोला है कि शायद ये बाहर का कवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा रहा होगा। सिडनी नाम के साइंटिस्ट ने कोअसर्वेट या फिर प्रोटोबायंट्स या फिर प्री सेल, इसे क्या नाम दिया है, प्रोटीनोइड और माइक्रोस्फीयर। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिडनी, ये प्रोटीनोइड या माइक्रोस्फीयर वाला जो गोल मॉलिक्यूल था, इसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है, प्रोटीन, लिपिड्स तो है, बट इट वॉज सराउंडेड बाय द
वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर बायलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा, और ये एक प्रोटीनॉइड है या फिर माइक्रोस्फीयर है। तो ये जो प्रोटीनॉइड है, माइक्रोस्फीयर है, इसका ग्रोथ भी होता है और आगे चल के ये डिवाइड भी होता है। इट मीन्स दैट प्रोटोबायंट, प्री सेल, कोसर्वेट, प्रोटीनॉइड, माइक्रोस्फीयर, दे हैज द लिविंग प्रॉपर्टी लाइक ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ये प्रोटोबायंट या प्री सेल अपने आप को ग्रो भी करता है और डिवाइड भी होता है। तो ये ग्रोथ एंड डिवीजन दो प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इन लोगों ने एक्वायर की है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि डीएनए आरएनए अपनी कॉपीज बना सकते हैं, रेप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी भी उन्होंने एक्वायर की है। ओके, सो दे फर्दर फॉर्म द यूबायंट और प्रोटोसेल। यही जो है कोसर्वेट या फिर प्रोटीनॉइड या फिर माइक्रोस्फीयर या फिर प्रोटोबायंट या फिर प्री सेल, यही आगे चल के एक सेल लाइक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसे बोला जाता है प्रोटोसेल और यूबायंट। मतलब चीज एक ही है, बट एक ही चीज को देखो हमने कितने सारे अलग अलग नाम दिए हैं यहाँ पर। टोटल 6-7 नेम हो गए ना, प्रोटोबायंट, प्री सेल, कोसर्वेट, प्रोटीनॉइड, माइक्रोस्फीयर, यूबायंट एंड प्रोटोसेल। का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल कॉम्प्लेक्सेस, छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस मॉलिक्यूल्स तैयार हुए हैं वाटर के अंदर, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स का कवर है, और इस कवर की वजह से ये अलग अलग कंपार्टमेंट, सेल लाइक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए। ओके, सो इट इज द केमिकल इवोल्यूशन। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए आज, ये सारे पॉइंट्स मतलब क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, कि पहला सेल दुनिया में ट्रू सेल कैसे आया, और ये पहले सेल का तैयार होना जो है वो ऑक्सीजन फॉर्मेशन से कैसे रिलेट करता है, दुनिया में ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन कैसे आया वगैरह, ये सब कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो भी हमने पढ़ा है वी विल रिवाइज इन जस्ट 2 मिनट। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इन अ डिटेल। सो केमिकल इवोल्यूशन में डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट हुए और कंपाउंड्स कैसे बनते गए, ये हमने पढ़ा। सो स्टार्टिंग में ओरिजिन ऑफ अर्थ, सो हाउ द अर्थ इज ओरिजिनेटेड। सो सन से टूट के एक गोला अलग हुआ जिसे हमने नेब्यूला बोला था बिफोर 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, एंड ये नेब्यूला जैसे जैसे सन से दूर जाते गया धीरे धीरे वहां पे टेम्परेचर कम होते गया, एलिमेंट्स का हुआ है कंडेंसेशन। हेवी एलिमेंट लाइक आयरन, निकेल, दे फॉर्म दी कोर ऑफ अर्थ। लाइटर एलिमेंट हेलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे फॉर्म दी सरफेस ऑफ अर्थ। इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वॉज रिड्यूसिंग टाइप, no free oxygen was there. Second point was the formation of ammonia, water and methane. So as the hydrogen was very active, it reacted with carbon to form methane, nitrogen to form ammonia and sulfur to form hydrogen sulfide. Then formation of simple molecules or micromolecules. So initially all these compounds were in a gaseous form, but as the temperature of earth again decreases, स्टीम कंडेंस्ड इनटू वाटर। टेम्परेचर और कम हुआ तो स्टीम का कंडेंसेशन वाटर में होके अर्थ पर पहली बारिश, हेवी रेन आई, जिस वजह से अर्थ पर सी, ओशियन, रिवर, लेक सब कुछ तैयार हुआ, एंड ये सारे कंपाउंड्स उसमें हो गए हैं डिसॉल्व। अब उसके बाद में अर्थ पर ओजोन तो नहीं था, इसीलिए यूवी रेज डायरेक्ट आ रहे थे, एक्सरेज, गैमा रेज जैसे रेडिएशन अर्थ पे डायरेक्टली आ रहे थे, लाइटनिंग फ्रीक्वेंटली हो रहा था। सो इन सारी एनर्जी सोर्सेज के प्रेजेंट में हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, मीथेन, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ रिएक्शन हुई है, जैसे कंडेंसेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन, और सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल तैयार हुए। कौन कौन से मॉलिक्यूल बने शुरुआत में? मोनोसैकेराइड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडीन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इन सारी चीजों को वाटर में मिक्स किया था, उसको बोला, मतलब मिक्स किया था मतलब ये सारी चीजें वाटर में मिक्स थी, तो इसे बोला गया है हॉट डाइल्यूट सूप। फिर इन माइक्रोमोलिक्यूल्स की रिएक्शन होकर मैक्रोमोलिक्यूल बने, जैसे प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स और फैट्स, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। देन न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होकर डीएनए आरएनए बना, एंड एंजाइम्स की मदद से वो अपने आप को रेप्लिकेट करने लग गए, अपनी कॉपीज बनाने लग गए।
एंड लास्टली ये डीएनए, आरएनए और बाकी के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ये सारे कंपाउंड्स मिलकर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, छोटी छोटी हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस बनाने लग गए, कोलोइडल कॉम्प्लेक्सेस बनाने लग गए और इन कॉम्प्लेक्सेस को हमने बहुत सारे नाम दिए हैं। प्री सेल ऐसा इसे हम बोल सकते हैं या फिर प्रोटोबायंट ऐसा इसे हम बोल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन, ये कैसे हुआ है और कैसे अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके, सो जस्ट पॉज द वीडियो हियर, यहाँ पर अभी वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आप देख रहे हैं बोर्ड पर ये सारी नोट्स निकाल लीजिए। सारी नोट्स अच्छे से निकाल लो, मतलब बाद में जब आप नोट्स पढ़ोगे तो पूरा वीडियो देखने का काम नहीं, सिर्फ नोट्स निकाल के या नोट्स रीड करके भी आप कंप्लीट वीडियो को या कंप्लीट थियरी को समझ सकते हो। Okay, so tomorrow we will continue with biological evolution. Till then, bye.